नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी आर्थिक राजधानी मुंबई से एक अहम खबर के साथ। लिंक्डइन पर एक एचआर ने पोस्ट किया कि नौकरी है लेकिन मराठी लोगों का इसके लिए स्वागत नहीं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा। मुंबई वासियों के बीच आक्रोश किस तरह से नजर आया, पारस धामा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस पोस्ट ने हंगामा बरपा दिया है। मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी के लिए गुजरात की एचआर सलाहकार ने जो पोस्ट लिखी उससे मराठी समाज ही नहीं बाकी लोग भी नाराज हो गए हैं। काम जिसका अच्छा है वो कोई भी जाति का हो, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी वही कहा है। तो मराठी हो, गुजराती हो, कोई कल दूसरा कुछ कम्युनिटी का कोई ऐसा बात करता है तो वो ठीक नहीं है। हम सब भारतीय है, इससे तनाव हो सकता है और थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। मराठी आदमी को अगर आप साइड में करना चाहते हो जॉब्स में और इसमें, और वो ऐड आप मुंबई में दे रहे हो, तो ये चल के लेने वाले हम लोग नहीं। वो खुद ही गुजराती है, वो मुंबई में रहती है, मुंबई के लोगों के बीच में आके वो गुजराती का बोलने का हक ही नहीं होता उसको इधर आके। तो उसको ऐसे लोग को यहाँ से इधर भगाना चाहिए, मुंबई से इधर से। इनको इधर रहने का हक ही नहीं उनको। ये पोस्ट लिंक्डइन पर थी और जिस कंपनी में नौकरी दी जानी थी वो गुजरात की है और ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत मुंबई में बताई गई। हंगामा बढ़ने के बाद इस पोस्ट को हटा लिया गया और एचआर सलाहकार ने माफीनामा भी जारी किया है। लेकिन जिस कंपनी में नौकरी के लिए ये पोस्ट लिखी गई थी वो कंपनी भी कह रही है कि हमारा एचआर सलाहकार से कोई लेन देन नहीं है और उनकी कोई शाखा भी मुंबई में नहीं है। इस मुद्दे पर अब मुंबई में राजनीति भी तेज हो गई है और एमएनएस ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मुंबई में ऐसा व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उनका नंबर लगातार आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। अभी जिस कंपनी का उन्होंने नाम लिखा है गिरगांव इन्फोटेक, वो कंपनी भी गिरगांव में कोई उसका अस्तित्व नहीं है। तो हम पता कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बता देते हैं, हमने सभी कंपनियों को बता दिया है कि इसके बाद अगर वो जाह्नवी सरान को हायर करेंगे किसी रिक्रूटमेंट के लिए तो उनको सीधा जवाब हमें देना पड़ेगा और हमारे स्टाइल से हम जवाब देंगे। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में इस तरीके का मामला सामने आया हो। मराठी होने पर मुंबई की सोसाइटी में घर न मिलने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। इस नए मामले में अब तक कोई भी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक शांत होता है। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और अब ये बात करते हैं लोकसभा के तीसरे चरण के चुनावों की। महाराष्ट्र के जिस शुगर बेल्ट पर तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है वहां पर शरद पवार का 4 दशकों से दबदबा कायम है। अब बीते 5 सालों में जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में रहे हैं, सबकी निगाहें यहां पर इस चुनाव में टिकी हुई हैं। नतीजे के बाद ही पता चल पाएगा कि शरद पवार का पावर यहां पर कायम है या नहीं। जितेंद्र और रौनक की ये रिपोर्ट देखिए। लहलहाते गन्ने के खेत, देश में सबसे ज्यादा चीनी इसी इलाके में बनती है। आम लोगों का घर भी गन्नों की खेती से चलता है, तो नेताओं की राजनीति भी। वैसे पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ रहा है। राज्य के 19 में से 5 मुख्यमंत्री यहीं से बने हैं। यहाँ की सहकारी चीनी मिलें सियासी ताकत का एक स्रोत रही हैं, क्योंकि शरद पवार ने सहकारिता आंदोलन के शुरुआती दिनों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसलिए लंबे समय तक उनका सहकारिता क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। लेकिन बीते 5 सालों में काफी कुछ बदल गया है। शरद पवार के खासम खास लोग अब उनके साथ नहीं हैं। इस क्षेत्र में कुल 10 सीटें हैं। पुणे, मावल, शिरूर, बारामती, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, माढा और हाथकांगले। पिछले चुनाव में महायुति यहां से सिर्फ 4 सीट ही जीत सकी थी। इस इलाके के ज्यादातर विधायक किसी न किसी सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष या सदस्य हैं। अजीत पवार की चाचा शरद पवार से बगावत के बाद कई सहकारी चीनी मिलों के पदाधिकारी अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। इलाके के बड़े राजनीतिक चेहरे हर्षवर्धन पाटिल, मोहिते पाटिल का परिवार और विखे पाटिल का परिवार कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी खेमे में चले गए हैं। सहकारिता क्षेत्र की ताकत के मद्देनजर मोदी सरकार ने 2021 में सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय बनाया था, जिसके मंत्री अमित शाह हैं। सरकार गन्ना किसानों का साथ हासिल करने के लिए भी कई नीतियां बना रही है। 30 साल तक हमारे इनकम टैक्स का डिसीजन नहीं हो पा रहा था, अभी वो डिसीजन हुआ
और आने वाले कुछ सालों तक मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो ऐसे डिसीजन हो रहे। शुगर बेल्ट की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बारामती की है, जहां मुकाबला पवार परिवार के ही 2 सदस्यों के बीच है। 3 बार से सांसद सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। सहकारी चीनी मिलें महाराष्ट्र में कई राजनेताओं के करियर में मिठास घोल चुकी है। चीनी मिलों पर वर्चस्व की वजह से जो आर्थिक ताकत मिली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजनेताओं के वारे न्यारे भी हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो सियासी समीकरण बदला है, उसकी वजह से देखना दिलचस्प होगा कि चीनी इस बार किसके लिए मीठी साबित होती है और किसके लिए कड़वी। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मेरे कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ मैं रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सूरनकोट में आतंकी हमले की जांच में ये साफ हो चला है कि लश्कर के ही सहयोगी गुट ने ये हमला करवाया है। इंटेलिजेंस इनपुट की माने तो चुनावों में बाधा डालने के लिए सीमा पार कई कैंप एक्टिवेट कराए गए हैं। सूरनकोट के इलाके में तलाशी अभियान जारी है। फौज घर घर गली गली जाकर तलाशी ले रही है। माना जा रहा है कि जिन आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के जवानों पर हमला किया, वो अभी भी इन्हीं जंगलों में कहीं छुपे हैं। इस बीच 2 आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया और 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई। 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसके मुताबिक आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया। सीमावर्ती पुंछ जिले के साथ साथ निकटवर्ती राजौरी में पिछले 2 वर्ष में कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। इलाके में बीते 2 सालों में 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कश्मीर और पुलवामा का जिक्र किया था। इस इलाके में मतदान 7 मई को होना था, लेकिन मौसम के चलते अब यहां पर 25 मई को वोट डलेंगे। आपको लग रहा है कि फाइनल होगा? फाइनल होगा जनाब, और जो ये अमरनाथ यात्रा हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन होगा। आप तैयार हैं उसके लिए? अरे आज देख नहीं रहे हो, हम तो सालों से तैयार हैं, वो तैयार नहीं। उनको और ABC नहीं मिल रहे हैं। लग रहा है कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि पुंछ अटैक पे राजनीति हो रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है पुंछ अटैक पे, किस तरह देख रहे हैं? कोई राजनीति है क्या? राजनीति का बाप नहीं कर रहे हैं? जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रहे हैं, उसके मुताबिक जो हमलावर थे वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन था और माना जा रहा है कि वो घने जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं, जिसके चलते एरिया में अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। और जो एजेंसीज हैं, उनका कहना है कि अगले 20 दिन तक वो सतर्क रहेंगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इस तरह के और हमले हो सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। पुंछ पर आतंकी हमले के बीच पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष के 3 अलग अलग नेताओं के बयान जो हैं वो हैरान करने वाले हैं। बीजेपी ने इन बयानों की सख्त खबर ली है। एक बयान पंजाब से बहाया गया है, एक बयान महाराष्ट्र से करवाते हैं और एक बयान कश्मीर से। अभी भी मानते हैं 2024 के चुनावी मैदान के अलग अलग कोने से आए ये बयान क्या विपक्ष की वैचारिक अराजकता के नए प्रमाण है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जालंधर में पुंछ हमले पर ही सवाल उठा दिए। कहा कि ये बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। अगर मैंने कहा कि ये स्टंट करवाया गया है किसी से और हमारे शहीदों का खून बहाया गया है, कौन लोग हैं जो ये करवाते हैं, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो आप अभी भी मानते हैं ये इलेक्शन स्टंट है? क्योंकि आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है और अभी अपनी स्टेटमेंट पे स्टैंड बाय करें। आप मानते हैं कि ये स्टंट है इलेक्शन? इसको घुमाया जा रहा है। जो हमारे नौजवान हैं, मैं कह रहा हूँ, उनको मरवाया जा रहा है, उन पे अटैक किए करवाए जा रहे हैं। चुनावों में क्यों होते हैं?
बीजेपी देर क्यों करती है? उसने फौरन याद दिलाया कि कांग्रेस अक्सर सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करती रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। महाराष्ट्र में मंत्री और विपक्ष के नेता रह चुके कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने 26/11 के शहीद हेमंत करकरे की मौत पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि वो कसाब की गोली से नहीं, संघ से जुड़े एक पुलिस अफसर की गोली से मरे थे। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तानी आतंकियों ने नहीं की, आरएसएस से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारी थी। उज्ज्वल निकम ने सबूत छुपा लिए थे। उज्ज्वल निकम वकील नहीं, गद्दार है। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल। अब इतने संवेदनशील मसले पर यह बयान पूरे महाराष्ट्र में गुल खिला सकता है। आता यांना चिंता कोणाची आहे? कांग्रेस कसाब को लेकर चिंतित है और हम उज्ज्वल निकम का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस कसाब का। अब आप तय करें कि किसे वोट देना है। अरे महायुति उज्ज्वल निकमांच्या मागे आहे। तीसरा बयान फारूक अब्दुल्ला का है। उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी कि जिन्होंने दावा किया कि पीओके पाकिस्तान से ले लेंगे। फारूक बोल बैठे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास एटम बम है। जाहिर है ये बयान पाक हमदर्द या समर्थक का लग रहा है। बीजेपी ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। तो क्या ये बयान चुनावों को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं? लेकिन ऐसे बयानों से कौन प्रभावित होगा? ये तीनों बयान बता रहे हैं कि बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी हमारे नेता कितनी लापरवाही से बयान देने के आदी हो गए हैं। मामला चाहे आतंकवाद का हो, पाकिस्तान का हो या अपने किसी देशभक्त की शहादत का हो, इन पर कुछ भी बोलने से पहले हर किसी को सावधान रहना चाहिए। अब देखना यह है कि जनता चुनाव में इन बयानों का किस तरह जवाब देती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 साल के जसप्रीत की हौसले की कहानी। कई लोगों की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं। 10 साल के जसप्रीत की कहानी आपको दिखाते हैं, जिस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अपने दिवंगत पिता के ठेले पर रोल बेचकर वो जो हौसला दिखा रहा है उसे लाखों लोग सलाम कर रहे हैं। क्या खिला रहे हो यहाँ पे आप? चिकन एग रोल। चिकन एग रोल। आपकी एज कितनी है? एज बताओ अपनी। 10 साल। दस साल की उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलने और मस्ती में मशगूल होते हैं, लेकिन दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाले जसप्रीत को ये हासिल नहीं। पिता की असमय मौत के बाद जसप्रीत ने हिम्मत नहीं हारी और ठेले पर रोल बेचकर अपनी और अपनी बहन की देखभाल कर रहा है।
शाम होते ही जसप्रीत रोल बनाना शुरू कर देता है। पेट की आग बुझाने के लिए उसके तवे की आग आधी रात तक जलती रहती है। दुकान में यहाँ क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाते हो? और ये कब से कब दुकान खोलते हो आप? ये हम 2 से 11 और ये 3 से 11 3 से। और छुट्टी कब रहती है आपकी? छुट्टी मंगलवार को। बाकी ट्यूशन पढ़ने के लिए कब जाते हो? मैं ट्यूशन 4 बजे जाता हूँ। और आते कब वापस? 6 बजे। 6 बजे। और ये दुकान कब तक रात में खुलती है? ये रात को 11 बजे खुली रहती है। आपकी हेल्प के लिए कौन है आपके साथ? मेरे ब्रदर। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई को सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और भी आएँ, रोल खाएं और सपोर्ट करें मेरे भाई को। और मैं प्राउड फील कर रही हूँ मैं अपने भाई पे कि वो मेरी जिम्मेदारी और मतलब कि दुकान की जिम्मेदारी सब कर रहा है वो। कुछ वक्त पहले तक जसप्रीत इस ठेले पर अपने पिता का हाथ बटाता था। अपने पिता से ही उसने एग रोल, चिकन रोल, वेज रोल बनाना सीखा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी यूं करवट लेगी और अपने नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी। जसप्रीत की कहानी का एक और दर्दनाक पहलू ये है कि पिता के निधन के बाद उनकी मां भी गांव चली गई और अब वो अपने बच्चों के संपर्क में नहीं है। हालांकि अब उनकी मदद के लिए बुआ आ गई है। बच्चों की सबसे बड़ी हेल्प माँ की होती है। मैं अपनी माँ का पूरा फर्ज निभा रही हूँ। तो जसप्रीत के साथ कौन कौन साथ में काम कर रहा है? जसप्रीत के साथ मेरा बेटा गुरमुख सिंह है जो एक इंजीनियर है। वो अपना सब कुछ छोड़कर अपने भाई का सपोर्ट कर रहा है। उसी ने इस सारी वीडियो को उसी ने वायरल करवाया है। आज जिस बेटे को आप जान रहे हो, जिस बच्चे को जसप्रीत को आप जान रहे हो, वो सब मेरे बेटे की ही बदौलत है। 10 साल के जसप्रीत की हिम्मत देखकर मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी पिघल गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि हिम्मत का नाम जसप्रीत है, लेकिन उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करे तो महिंद्रा फाउंडेशन की टीम इस बात का पता करेगी कि हम उसकी शिक्षा को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जसप्रीत की बहन का कहना है कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। लोग अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी दुकान पर आएं और रोल का लुत्फ उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।